बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मेरा मुल्क शायद इस दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां पे कर्जा लेने पे खुशियां मनाई जाती हैं। हम कर्जा इसलिए नहीं लेते कि हमारे मसाइल हल हो जाएं, हम इसलिए कर्जा लेते हैं ताकि हम पहले वाले कर्जे को उतार सकें। और फिर अभी जो हमें नज़र आ रहा है, एक और लॉबी तैयार हो रही है जो इस कर्जे के बाद इस बात की तैयारी कर रही है कि 9 माह बाद हमें वापस कर्जा किस तरह से लेना है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो पुराना कर्जा है इसको कैसे उतारा जाएगा, हम ये फिक्र कर रहे हैं कि अगला वाला कर्जा हमें कैसे मिलेगा। इस तमाम सिनेरियो में जहां डॉलर कम हुआ और रुपए की कदर जो बढ़ रही है, उसमें जाहिर सी बात है एक आम सा फार्मूला है, वो आम लोगों को समझ में नहीं आता और लोग उसको खुशियां मनाते हैं। आम सा फार्मूला जनाब, आपकी अगर करेंसी जो है वो बढ़ेगी तो आपका कर्जा कम होने लगेगा। अब बाद में क्या होता है, जैसे ये लोग हुकूमत से जाते हैं या कुछ अरसे के लिए यहाँ वहाँ हो जाते हैं, क्योंकि गद्दी तो एक के बाद एक को मिलनी होती है, नए चेहरे बहुत कम हमारे सामने आते हैं। तो जनाब होता ये है कि वो बड़े दावे के साथ ये बात करते हैं, हमारी हुकूमत में 12 अरब डॉलर जो है वो कर्जा कम हो गया। वो आपने नहीं कर्जा कम किया था, वो आपने जो कर्जा लिया था ना, वो उसकी वजह से जब आपके खजाने में पैसा आ गया तो उसकी वजह से आपका कर्जा कम हुआ था। आपने कोई तीर भी नहीं मारा था कि जिसकी वजह से आपका कर्जा कम हो गया। दूसरी चीज अभी हमें ये समझ में आती है कि जनाब आगे चल के जो अभी मुस्लिम लीग नून की सियासत है वो जिस तरह चल रही है, तो आगे लगता नहीं है कि अवाम की तरफ से वोट पड़ेगा उनको। लेकिन बहरहाल एक मुस्तहकम पार्टी जरूर है और आगे जो इसमें हिकमत अमली आपको नजर आ रही है, नवाज शरीफ साहब वो वाहिद शख्सियत है जो चेयरमैन पीटीआई को मात दे सकते थे पहले भी। उनके अलावा इस वक्त कोई लीडर उस वक्त नजर नहीं आता था, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उनकी भाई की गवर्नमेंट आने के बाद से जो इमेज बिल्ड हुआ है पाकिस्तान में, वो कोई सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन नहीं है कि आप ये सोचेंगे जनाब वो आएंगे और पाकिस्तान उनका हो जाएगा। बड़ा टफ टाइम है इस वक्त। कल भी हमने कहा था, फिर हम कहेंगे, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसके पास आपके पास अपोजिशन लीडर मौजूद है, वो भी लीडर आपका अपना घर का ही है। आप उसको जिसको भी कहेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप लाने के लिए 2 लोगों की राय चाहिए होगी, और 2 लोगों की राय तो सिर्फ कागजात में आप कहते हैं कि 2 लोगों की राय। आपको अच्छी तरह पता है कि पिंडी से भी ऑर्डर्स आने वाले हैं और वहां की भी राय बिल्कुल शामिल होती है। हमें ये कहते हुए कोई आड़ नहीं है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप आएगा तो कौन सीट पाएगा। कुछ नाम जो हैं वो इस वक्त मार्केट में गर्दिश में हैं, और ये कुछ नाम हो सकता है ऐसा भी हो कि लोगों को मशहूर होने का भी बहुत शौक होता है। कुछ नाम खुद भी फ्लोट कर दिए जाते हैं कि जनाब हमारा नाम जो है वो सामने है। बिजनेसमैन का भी एक नाम चल रहा है और दूसरे भी 1-2 नाम हैं जो कि मार्केट में हैं इस वक्त, जिनको कहा जा रहा है जी केयर टेकर गवर्नमेंट इनकी होनी चाहिए। लेकिन बहुत वक्त करीब होने के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा सेटअप हमें नजर नहीं आ रहा, कोई अभी ऐलान नहीं किया गया। और अभी जो मैं इसाक डार साहब की गुफ्तगू सुन रही थी, उनकी बातों से ये लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब वो ये कह रहे हैं कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को इस हवाले से कुछ पता है। ऐसा हो नहीं सकता जनाब। आप सारे फैसले या तो लंदन में बैठ के कर रहे थे, या आप सारे फैसले जो हैं वो दुबई में बैठ के कर रहे थे। आगे अब आप देखें जनाब, सऊदीया की तरफ रवानगी है। पहले ही कहा जा रहा था कि सऊदी गवर्नमेंट को खुश किया जा रहा है और वहां पे जाके कुछ पैसों की बात की जाएगी, लेकिन अब ये अचानक से मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। वो कहते हैं जनाब उम्रा करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। बहरहाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नए चेहरों की बात हो रही थी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहतरम जनाब शहीर सियालवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान नज़ीराती पार्टी, और ख्वाजा नवीद माहिर कानून बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब मौजूद होंगे, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले जानते हैं शहीर सियालवी साहब के साथ। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। शेर सियालवी साहब, पहले तो मैं लोगों को आपका इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ, बहुत मुख्तसर इंट्रोडक्शन। अगर आप खुद अपने जुबान से बयान करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने नए चेहरों की बात की है। बताइएगा अपने बारे में। डॉक्टर, मेरा नाम शहीर सियालवी है। मैंने अपने तलबा सियासत का आगाज अंजुमन तलबा इस्लाम से 2010 में किया, जब मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म था, और 12 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। देन उसी के दौरान स्टेट यूथ पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे एफिलिएटेड, उनका अलायंस हमने बनाया था। और उसके बाद पिछले साल हमने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की बुनियाद रखी, जो कि पाकिस्तान के नौजवानों की नुमाइंदा पहली सियासी जमात है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 14 मई को पंजाब के इंतखाबात का अनाउंस होना था, तो 14 मई तक जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, वो 127 थे। यानी 127 हल्कों में हमारे कैंडिडेट्स खड़े हो चुके थे, और पंजाब की तीसरी। अच्छा शहीर सियालवी साहब, ठीक है, क्योंकि मैं आपका इंट्रोडक्शन जानती थी, मुझे ये बताइए
कि आप एक सोच लेके उठे हैं, क्या बाकी नए चेहरों को आने की इजाजत है कि नए चेहरे आ सकते हैं, वो काम कर सकते हैं? और ये मौजूदा जो सेटअप है इसमें कहा जाता है जी पहले वालों की गलती थी। अभी मैं इसाक डार साहब का इंटरव्यू सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि 2017 में पूरा पाकिस्तान एक जन्नत का माहौल दे रहा था, मफहूम यही था उनका कमोबेश, और उसके बाद जो पासा पलटा है तो हम यहाँ इस वक्त पे आ गए कि हमें कर्जा लेने के लिए के सिवा कोई ऐसा रास्ता नहीं है। आपको लगता है कि वाकई कर्जा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास? मैं डॉक्टर साहब, ये बहुत लंबा आपने सवाल कर लिया है, मुझे थोड़ा सा इस पे टाइम चाहिए होगा। सबसे पहले ये कि क्या नए चेहरे आ सकते हैं, इस पे गालिबन गालिब या किसने कोई शेर कहा था, उसी पे मैं तमाम करूंगा। ये लोग इसी को जमहूरियत समझते हैं कि इक्तदार रहे इनके जानशीनों में। यही काम हमारे मोहतरम जमात जो है मुस्लिम लीग नून में भी है और पीपल्स पार्टी में भी है, बड़ी सियासी जमातों में यही है कि काबिल लोग, मुझे दुख होता है और आंखें शर्मसार होती हैं जब मैं बिलावल साहब के पीछे हाथ बांधे कमर जमान कायरा को देखता हूँ, एतजाज एहसन को देखता हूँ, यूसुफ रजा गिलानी को देखता हूँ, और फिर यह ऐलान सुनता हूँ कि मैं अगर ना हुआ तो मेरी बहन आसिफा क़यादत करेगी, और यूसुफ रजा गिलानी उसका मुंह देख रहा होता है, बाबा क्या? और मुझे दुख होता है जब मैं मरियम बीबी में, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, खातून है, लेकिन उनके पीछे हाथ बांधे जब मैं ख्वाजा साद रफीक जैसे जीरक सियासतदान को, जो उसके पीछे हाथ बांधे हुए मैं शाहिद खाकान अब्बासी जैसे जीरक सियासतदान को देखूं, तो मैं समझता हूँ एक सियासी वर्कर की आंखें शर्मसार हो जाती कि यहाँ पर जानशीनी देखी जाती है, यहाँ पर सियासी कारकुन की मेहनत नहीं देखी जाती, तो नए चेहरे तो हम बहुत दूर की बात होती है। इसलिए हमने पॉलिटिकल पार्टी खुद बनाई कि बादशाह के महल में गुलाम बन के रहने से बेहतर है इंसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी का बादशाह बन जाए। अब डॉक्टर साहब, आपके दूसरे सवाल पे जो कर्जों से रिलेटेड आपने फरमाया, देखिए जो मॉडल हम लोगों ने प्रपोज किया, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान काफी हद तक अपने कर्जों से आजाद हो जाएगा। वो मॉडल मैं आपके सामने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी जो था वो हैंड टू माउथ था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, तो जर्मनी की औरतों ने ये डिसाइड किया कि हम कई साल तक सोना नहीं पहनेंगे। जर्मनी के लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जब तक ये डिफॉल्ट से मुल्क बाहर नहीं आ जाता, हम लोग अपने कदमों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक हम लोग 8 घंटे जो नौकरी किया करते थे 12 घंटे हम नौकरी करेंगे, लेकिन रियासत से तनख्वाह 8 घंटे की लेंगे। एक्स्ट्रा जो 4 घंटे काम करेंगे वो हम रियासत को सर्व करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये मॉडल लाया कि 1/4 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू स्टेट। डॉक्टर साहबा, आपके घर में 4 कमरे तो एक रियासत का है, 4 साइकिलें हैं तो एक रियासत की। उस दौर में गाड़ियां तो होती नहीं थी। शहीद सियालवी साहब, आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं होगा। आप समझते हैं कि यहाँ पे जागीरदाराना जो निजाम है उसके बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ये समझेंगे ये वाली दौर आ सकता है? मैं डॉक्टर साहब आपको अर्ज करूं, मैं आज आपसे ये वादा कर रहा हूं, मेरा एक भी एमएनए या एमपीए जीत जाता है चाहे किसी भी सूबे से, वो रेजोल्यूशन लाएगा कि 10 करोड़ से जायद असासा जात रख। आवाज मेरे पास स्टूडियो में नहीं आ रही है, अगर कोई टेक्निकल इशू है तो। ठीक है जनाब, शहीद सियालवी साहब से हमारा राब्ता जो है वो हो रहा है और बहुत जल्दी राब्ता हो जाएगा। एक वक्त हुआ है ब्रेक के बाद जो है मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, बात हो रही थी शहीद सियालवी साहब से। शहीद सियालवी साहब, आप बात कर रहे थे कि ये जो निज़ाम है इसको तब्दील होने की ज़रूरत है, कर्जे खुद ब खुद उतर जाएंगे। कहाँ से लाएंगे आप ऐसे लोग? मैं आपको बताता हूँ जी, 10 करोड़ से ज्यादा असासा जात रखने वालों का सिर्फ 10% अगर आप रियासत की मलकियत करार दे देते हैं, ये रेजोल्यूशन असेंबली में ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगले दिन पाकिस्तान कर्जों से आजाद हो जाएगा। मैं DHA 2 में रह रहा हूँ, DHA 2 के 10 सेक्टर्स हैं, और आपको एक और चीज बताऊं, फेज इनके साथ 8 हैं अलग, और हर फेज में 10-12 सेक्टर्स हैं। 7 हमारे बहरिया आ जाता है, उसके 11 फेज हैं, हर फेज में 11 सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर में हजारों घर हैं, और हर घर की मालियत इसी तरीके से 10 करोड़ 12 करोड़ के से आपकी बात पे वही बात खत्म होगी। आपने DHA का नाम ले लिया, आगे क्या बात करेंगे आप? नहीं, अस्करी की बात कर लें, गौरी टाउन की बात कर लें, बाकी बातें कर लें। पाकिस्तान में 144 जिले, 440 DHA अस्करी बात करना मना है।
सर फॉर लाइटर नोट आप कंटिन्यू करें सर। अच्छा, आई थॉट आपने प्रोग्राम रोक दिया। नहीं। अच्छा, तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि आपके पास दर्जनों सोसाइटी सिर्फ रावलपिंडी में है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लोग देने को तैयार होंगे, सिर्फ माजी वाला हाल ना हो जो कर्ज मुकाओ मुहिम और मुल्क बचाओ मुहिम चली थी, जिसमें क्लर्क से लेकर वजीर आजम तक सबने पैसा खाया था। इसीलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, इस करारदाद के मतन में ये होना चाहिए कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पहले बनी गाला का प्लॉट बिके, फिर रायवंड के महल्लात की बोलियां लगे, फिर बिलावल हाउस की बोली लगे, या वो खुद अपना 10% रियासत के खजाने में जमा करा दे, तो अवाम आज भी अपने जेवर देने को ये कौम तैयार होगी, इस कौम की बेटियां आज तैयार होगी। ये तो हम सुनते आए हैं, ये जो डैम बनाओ और कशकोल तोड़ो और इस किस्म के बड़े बयानात हमने सुनते आए हैं। वो रोटी कपड़ा मकान भी हमने सुना है, तो वो रोटी कपड़ा मकान जो है वो सिंध में तो चल रहा है अभी तक ना, भले हम लाइट के बगैर बैठे हुए हैं, लेकिन बहरहाल चल रहा है सिंध में भी। लेकिन सिलसिला ये है कि ये बड़ी आइडियल सिचुएशन आप मुझे बता रहे हैं, क्या आप भी कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है कि जिस तरह कोई प्रोजेक्ट जो है वो 2010 में लॉन्च हुआ था और आप जो है फिर अगर आपको आगे इक़्तिदार मिलता है तो आप भी 3-4 सालों में साइड में हो जाते हैं? थोड़ा सा तल्ख सवाल है सर, लेकिन बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूं, अगर मेरी 12 साल की जदोजहद आपने देखी होती तो कभी ये सवाल ना करती। मैं दहशतगर्दी के पर्चे से लेके इश्तियाल अंगेजी, उससे लेके कार्य सरकार में मदाखलत तक, उससे लेके आईडी कार्ड का ब्लॉक होना, ईसीएल में नाम डलना, पासपोर्ट का ब्लॉक होना, बैंक अकाउंट्स का ब्लॉक होना, ये सब कुछ 28 साल मेरी उम्र है, इसके अंदर झेल चुका हूँ। मेरी उम्र के किसी बंदे ने इतने पर्चे नहीं झेले होंगे। तो टू टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट के भाई सर दूसरा बंदा जो है वो झेल रहा है, वो उनका नाम नहीं ले सकते, कासिम के अब्बा झेल रहे हैं सर। वो 72 साल के हो गए डॉक्टर साहब, कमाल करें आप। तो वो प्रोजेक्ट की बात नहीं, मैं आपको सिर्फ अर्ज करूं, इस वक्त अब सबको बैठ के अपने मुल्क के लिए कुछ सोचना होगा। इस मुल्क की इज्जत तभी होगी, हम लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे, हमारी रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम कर्जों से पाक होंगे। हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात दिलेरी से जाके अगले का गिरबान पकड़ के भी तब कर पाएंगे जब हमने उसे कर्जा वापस दिया हुआ होगा। अगले से कर्जा लिया हुआ और हम उसे कहे भाई तड़ी नहीं लगा सकते। डॉक्टर साहबा, बच्चे जब आपके घर में पल रहे हो, मेरे बिजनेस जब आपके घर में चल रहे हो, मैं आपको आंखें नहीं दिखा सकता। मसला ये है कि हमारे जो जिनके कासिम के अब्बा जी का आपने नाम लिया, उनके बच्चे भी वहां बैठे हैं, मियाँ साहब के बच्चे भी वहां बैठे हैं, जरदारी साहब के बिजनेसेस भी वहां बैठे पड़े हुए हैं। मुझे बताएं, आपके जब बिजनेस और बच्चे किसी एक मुल्क में हो, आप क्या उस मुल्क को आंखें दिखाने के काबिल होंगे? आपकी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट नहीं होगी। रेजोल्यूशन लाए ना असेंबली में कि जो लोग आपके इलेक्टेड मेंबरान हैं उनके बच्चे बाहर तालीम भी हासिल नहीं कर सकते, इलाज के लिए भी नहीं जा सकते। शहीद सियालवी साहब, मुझे दूसरे गेस्ट की तरफ जाना है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये रेजोल्यूशन, बहुत शॉर्ट इसका आंसर दीजिएगा, ये रेजोल्यूशन और तब्दीली से आवाम को डर गई अब? वो आपको जुमला याद है, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान? मैं आपको ये हमारा पाकिस्तान भी कहेंगे तो लेबल लगेगा। कहने का मकसद सिर्फ एक है कि हम लोगों ने कोई भी रेजोल्यूशन लाए और नीचे लिख ले ओपन बैलेट है, जो इसके अगेंस्ट जाएगा उसका कारकुन, उसके इलाके का बंदा खुद ही उसका गिरबान पकड़ेगा। कि यानी कि मेरे मुल्क के मसाइल की सबसे बड़ी वजह ये लोग हैं जिन्होंने रेजोल्यूशन की मुखालिफत की। हमें कुछ करारदादें लानी पड़ेंगी, बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आओ जनाब, आप भी अच्छे हम भी अच्छे, इस तरीके से कभी भी पाकिस्तान नहीं चल सकता। बहरहाल चीज़ें तो अपनी जगह होंगी, लेकिन स्पेशली किसी नौजवान की ये सोच जो है वो पाकिस्तान की तब्दीली और पाकिस्तान में मसाइल के हल के लिए एक नवीद ज़रूर हो सकती है। मेरे साथ शहीद साथ ही रहिएगा, ख्वाजा नवीद, बैरिस्टर ख्वाजा नवीद मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ख्वाजा नवीद साहब, अब तो जहाँ आप बैठे हुए वहाँ तो बड़ी सियासी कार्रवाइयाँ होती हैं, बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान के फैसले भी वहाँ पे होते हैं। जी, मिसाल के जमहूरियत यही हुआ था। बेचारा रहमान मलिक को बड़ा उसमें एक्टिव था ज़माने में, बीवी भी आई थी और मियां नवाज शरीफ साहब। और ये मैं जहाँ रह रहा हूँ तो इसके थोड़े से एक फरलांग के फासले पे मियां साहब का दफ्तर है, और फिर उससे 1-2 फरलांग पे वो एवन स्ट्रीट अपार्टमेंट्स है। यहाँ बड़ी एक्टिविटी रहती है आजकल। तो सर वो अपार्टमेंट का जो आंखों देखा हाल है वो 1 मिनट में जरा मुझे बताइएगा कैसा है वो? नहीं, वो तो अपार्टमेंट बिल्डिंग है,
और उसमें वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को लिखा हुआ है उसके ऊपर, और वो नीचे रोज लूसी उठते हैं। बहरहाल उस पर नहीं जाना चाहते। जो मैं कहलवाना चाह रही थी ख्वाजा नवीस साहब से, उसकी मालियत के हवाले से, उसकी मालियत जो है वो होश चुका है, और तो मतलब जी वहाँ के लीड भी अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ जो जिस अपार्टमेंट का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। गुजरना भी बड़ा गुजरना भी बड़ा मसला है, हालांकि उस कौम के लिए बात कर रहे हैं जब बड़ी सिविलाइज्ड कौम समझी जाती है। एनीवे आगे चलते हैं सर। पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बेचारा यहाँ पैदा हुआ था ना, वो भी तस्वर नहीं कर सकता कि वो कभी ये जुमला आपके मुंह से मैं सुनना चाह रही थी कि आप जो है वो कुछ इदारों के बारे में तो बड़े खुल के बात कर रहे होते हैं। मैंने कहा कि चलें आप लंदन में बैठ के लंदन वालों की थोड़ी सी बात कर लें, तो आगे वो करते हैं। इस मुल्क में पैदा हुआ था ना, जिसका पैदाइशी पासपोर्ट है, वो भी तस्वर नहीं कर सकता कि वो कभी एवन फील्ड अपार्टमेंट में रह सकता है या कि उसकी रेवड़ी में भी बैठ सकता है। सर बस ये दिल बाग हो गया आपके जुबान से सुन के। सर ये पता है मसला क्या है, मैं इस वक्त प्रोग्राम में ये बात क्यों कर रही हूँ, मैं अपनी नाजरीन को ये बताती चलूँ। ये मसला ये है कि आप देती है वो सारा का सारा यहाँ आ जाता है। जी आप किसको वोट दे रहे हैं आप, मतलब ये बातें हो रही हैं कि जिन लंदन में एक्टिविटीज हो रही हैं, दुबई में एक्टिविटीज हो रही हैं, आपकी करप्शन का मयार क्या है मेरी समझ में नहीं आता। कि आज कराची जैसे मेगा सिटी बिजली से महरूम है, पंजाब बिजली से महरूम है, और आप लोग क्या बाहर जाके प्रॉपर्टीज के क्या क्या है। लेकिन बहरहाल ख्वाजा नवीस साहब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ख्वाजा नवीस साहब मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो है वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की भी जो है वो विकेट तक गिर चुकी है। अब आपसे समझते हैं कि पंजाब केपी के आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का पीटीआई अपने इस आखिरी सियासी खेल को बचा सकेगी, क्या कहते हैं आप? देखिए जी, अब बात यह है कि मैंने पहले भी बड़े तफसील से आपके प्रोग्राम में बताया था कि पीटीआई के तो सारे रास्ते फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये वही कर दिया गया है जैसे ज़ियाउल हक साहब के जमाने में कर दिया गया था उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और बस उसमें फिर एंड में जो है वो भुट्टो साहब को फांसी भी लगा दी थी। और फांसी के बाद जो भुट्टो साहब के सबसे राइट हैंड थे, जैसे यहाँ परवेज खटक गए हैं और ये चले गए हैं, ये क्या इमरान इस्माइल और ये कौन सा था वो जैदी, तो सारे जो असल स्टालवर्ट थे, जो चूरी खाने वाले तोते थे मियां मिट्ठू, वो तोते चूरी वाले फौरन भाग गए। जब हरी मिर्चें खाने की बारी आई तो सारे भाग गए। तो चूरी खाने वाले तोते हैं सर मैं भुट्टो साहब के भी चूरी खाने वाले तोते सबसे पहले उड़े थे। हाँ ठीक है सर, लेकिन सर एक तरफ सियासतदानों का हाल अभी आपने थोड़ी देर पहले बता दिया, उनकी प्रॉपर्टी से ही जाहिर हो गया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि किया गया था भुट्टो के साथ। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त किसी ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा है? किसी और ने कुछ नहीं किया, इन्होंने तो खामखा आस्क फॉर इट। हम छोटे थे तो एक टीवी में अंग्रेजी का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, अंग्रेजी का एक प्रोग्राम होता था यू आस्क्ड फॉर इट, और वो ये प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर था, शाम को 7-8 बजे आता था, मुझे याद है। तो इसमें सर आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वालों को तो कसूरवार नहीं ठहरा सकते इस मामले में? नहीं, ये तो खुद इनके अपने गलत फैसले हैं, और वो मेरे ख्याल में पीरनी साहिबा ने जो तावीज निकाल के देते गए हैं। अब आप तावीज़ों पे चल के जब आप इस तरह से काम करेंगे, फैसले करेंगे, तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो कहते हैं, हमने बचपन में सुना था कि तावीज़ उल्टा पड़ जाता है, करने वाले पर पड़ जाता है। तो ये तो यहाँ साबित यही हुआ है कि जो कर रहा था उसके ऊपर पड़ गया ये जादू। बहरहाल किसी के घर तक क्या पहुंचे, लेकिन इत्तला जो आ रही है वो अच्छी नहीं है। तावीज़ निकालने वाले भी कुछ अरसे में सुनने में आया है कि वादा माफ गवाह बनने वाले हैं। अच्छा, वो भी इस्तेकाम पार्टी में आने वाले हैं। जहाज तो चल ही रहा है ना, तो जिसको भी बिठा ले। सर इस वक्त जो सिलसिला है आप क्या समझते हैं? मेरा समझ में नहीं आता कि देखें, इमरान खान इतना बड़ा लीडर तो खैर वो बन ही गया है, लेकिन वो पहले भी हीरो था, और वो पहले भी इतना बड़ा क्रिकेटर था, और इंटरनेशनल आदमी था, लंदन में रहता था, पूरी दुनिया को मिलता था, अमेरिका में गर्लफ्रेंड बनाता था। तो जिस बंदे की इतनी ज्यादा वो मतलब क्या होता है वीएन हो, वो किस तरह से बिलीव कर लेता है कि भाई ये तवीज से काम होगा, और ये जब चांद की 14 तारीख चलिए सर ये बात एक तरफ कर लेते हैं। लेकिन मैं स्पेशली आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप काफी मुखालफत में बात करते हैं, आप ठीक है, हम भी जमहूरियत के दावेदार हैं, हम भी जमहूरियत पे बात करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वो जो लोग हैं जिनको हम जिम्मेदार समझ रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं और करते आए, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे सियासतदानों के हाथ में मुल्क दिया नहीं जा सकता? उनको आना पड़ता है पीछे से, वो ना भी आना चाहेंगे तो। बस नहीं, ये भाग कर आते हैं। देखिए आप, 1 घंटे में पार्टी बन गई,
कहाँ पार्टियां बनती हैं। भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी बनाई थी, बड़े उसने धक्के खाए थे, पीपल्स पार्टी अभी टेलीफोन पे पार्टी बन गई है इस्तेकाम पार्टी, और वो समझते हैं कि इसका नाम इस्तेकाम रखने से मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा। सर पाकिस्तान का नाम है है ना साथ, पहले भी मैंने आपसे कहा था जहाँ पाकिस्तान का नाम आ जाए उस झंडे के नीचे बड़ी बरकत है। हेलो सर ये तो बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, जहाँ पाकिस्तान का नाम आ जाए उस पार्टी के नाम के साथ बड़ी बरकत है। मेरे साथ भी मौजूद भी है इस वक्त शहीद सियालवी साहब, उनकी भी पार्टी के नाम के साथ पाकिस्तान आता है, तो उनसे भी सवाल बनता जरूर है। शहीद सियालवी साहब, आपकी पार्टी का नाम पाकिस्तान है, ये जो है वो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी है। कहा जाता है जिस पार्टी के नाम के साथ पाकिस्तान का लफ्ज आ जाए वो उन पे बड़ी अच्छी छतर साया होती है, छाया होती है। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहबा, उम्र गुजरी है ऐसी दश्त की स्याही में, फर्क की बात है, बहुत फर्क है। तरीन साहब की जहाँ तक बात है, ये व्हाट्सएप की जमात है, बनाई गई है, बनी नहीं है। ये उसी तरीके से बनी है जिस तरीके से MQ पाकिस्तान बनी थी, ये उसी तरीके से बनी है जिस तरीके से मुस्तफा कमाल की पार्टी बनी, और उसका मुस्तकबिल क्या था ये आपने देख लिया, वापस जाके जम हो गई, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसी तरीके से बनी है जिस तरीके से शेर, अगर वो जम वहां हो गई है तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? माजरत के साथ गैर पार्लिमानी अल्फाज मैं रद्दी की टोकरी में देख रहा हूँ। इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर्स हैं, दे आर ऑफ नो यूज। जो लोग मुश्किल वक्त में, मेरे बहुत इख्तिलाफ है इमरान खान के साथ, और आई डोंट नो, सॉरी मैंने नाम लिया, आपके चैनल की पॉलिसी आप ले सकते हैं, हम नहीं ले लेकिन मेरे नाम नहीं ले सकते, मेरे बहुत इख्तिलाफात हैं उन शख्सियत के साथ, लेकिन जो लोग मुश्किल वक्त में, जो असल लोग इनको लड़वाने वाले थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो लोग ही एंड पे जब साथ छोड़ गए हैं, तो ऐसे लोगों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। पॉलिटिकल जो वोटर होता है, वर्कर होता है, वो घास खाना छोड़ गया मोहतरमा, वो इस वक्त तरीके से। ठीक है, ख्वाजा नबी साहब आपकी तरफ आते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बात से बात निकलती है और चीजें जो हैं वो यहाँ वहाँ हो जाती है। मैं आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन करना चाहती हूँ ख्वाजा नबी साहब, आगे केयरटेकर गवर्नमेंट का वक्त आने वाला है, क्या लगता है आपको कि किसकी मुशावरत से चीजें होने वाली हैं? और कुछ नाम जो गर्दिश में हैं, आपको लगता है कि वही लोग होंगे? और एक नाम तो ऐसा है जो पहले भी 3 दफा नाकाम हो चुके हैं, जो भी उनको वजारत दी गई, जो भी उनको काम दिया गया, वो नाकामी हुई है। क्या लगता है आपको कि अभी तक तो ऐलान भी नहीं हुआ और बड़ा वक्त हमारे पास करीब आ गया है कि टेकर गवर्नमेंट सेटअप का? अच्छा, अब मुझे नहीं पता किसका नाम बार बार आ रहा है, कोई बता सकती हैं? आपको है आइडिया? सर ऑन स्क्रीन नहीं लिया जा सकता। 3 अच्छा, हाँ अच्छा नहीं, ऑन एयर नहीं ले सकता। अच्छा, 3 दफा नाकाम है तो चौथी दफा भी हो जाएगा, उसमें क्या है? उसको तो नाकाम होने की आदत पड़ी हुई है, चस्का लगा हुआ है। लेकिन सर आप नहीं समझते जो अभी इनिशिएटिव लिया जा रहा है और इसाक डार साहब बड़े पुरुम्मीद हैं कि सब काम हो गया, केयर टेकर गवर्नमेंट को बहुत मजबूत होने की जरूरत है। 9 माह तो अभी ऐसे ही गुजर जाएंगे अगर ये मंसूबों को सही तरीके से आगे नहीं चलाया गया, केयर टेकर गवर्नमेंट मजबूत नहीं आती है, तो चीजें बड़ी तितर बितर सी हो जाएंगी और पाकिस्तान मजीद पीछे जा सकता है। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो इस पे गौर करना चाहिए कि ये IMF ने 9 महीने का टाइम क्यों दिया है। सर अच्छा, डॉक्टर को तो पता होती है ये बातें। जी सर हम साफ डॉक्टर हैं। सर मुझे बताएं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से क्या समझते हैं कि इस वक्त अभी तक वक्त भी करीब है, नाम क्यों नहीं दिया गया, चीजें क्यों नहीं सामने आई अभी तक? आ जानी चाहिए मेरे ख्याल में, किसी वक्त भी वो तो तैयार पड़ी होती है, लिस्ट सिर्फ निकालनी होती है। उन्होंने कौन सा कुछ सोचना है या कहीं से लेके आना है। बंदे पहले से तैयार बैठे होते हैं, उन्होंने शेरवानियों के ऑर्डर भी दिए होते हैं। सर आपसे एक शॉर्ट आंसर चाहूंगी, नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब अगला इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये तो दोनों को लड़वाया जाएगा ना इलेक्शन। वो अलग बात है कि उसमें होगा कि जो जीतने वाला MNA होगा उसके 5000 वोट होंगे, जो हारने वाला MNA होगा उसके 4900 होंगे। ये तो इस तरह से वोट आएंगे, 3-3, 4-4 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। मुझे याद है ज़ियाउल हक के जमाने में एक वो हुआ था इलेक्शन, तो उसमें 9000 वोट लेके MNA बना हुआ था, हमारा अपना ही दोस्त था, वो वकील था, वो बाकायदा वो MNA था,
उसको 9,000 कुछ वोट मिले थे। हम्म। और जब उसकी वोटिंग हो रही थी तो वो एसडीएम उस इलाके का मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा, उसने कहा ख्वाजा साहब इससे कहीं बाद आ जाए, मैं इसको अंदर कर दूंगा, ये इतनी यहाँ धांधली कर रहा है। उसने कहा ये वकील है, जो भी है, मैं इसको उठा के अंदर कर दूंगा। और वो बंदा 9,000 वोट लेके जीत गया। बहरहाल सियासत के खेल निराले। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ख्वाजा नवीद माहिर कानून मौजूद थे। आपकी राय, आपका तज्जिया एक अनोखे अंदाज से होता है। शहीद सियालवी साहब आपकी तरफ आते हैं। शहीद सियालवी साहब, बात हमेशा होती है, आपसे भी वही सवाल करूंगी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। जमहूरियत की भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि जब हमें कोई काम पड़ता है, कुछ भी होता है, इवन ये कि कर्जा लेने की बात हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सिपह सालार का किरदार है इसमें। आपको लगता है कि हमारे सियासतदान खुद इस काबिल हैं कि अपनी चीज़ें कर सकें, उनका इमेज इतना अच्छा है कि वो कोई काम कर सकें, कि दुनिया उन पर भरोसा करती है? हमें हमेशा ही उन लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ती है जिनको हम खुद बाद में कह रहे होते हैं जी फलां ने जमहूरियत के ऊपर डाका मार लिया, फलां इतने साल माशाल्लाह लग गया। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? डॉक्टर साहबा, आपने जो बलूचिस्तान में 2 हफ्ते गुजारे, आपने सियासतदानों को बहुत नजदीक से देख लिया कि ये लोग कितने पानी है, इनके पास कितना नॉलेज है, इन्हें अपने सूबे की नीटी ग्रिटी का कितना पता होता है। और एक फौजी जो कप्तान होता है, वो 1 साल वहां सर्व करके आया होता है, वो उन लोगों से ज्यादा जानता है जिनकी तीसरी नस्ल वहां पर सरदारी कर रही है। तो इनकी हैसियत आप बेहतर जानते हैं। मेरे से एक सेमिनार में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, पिछली हुकूमत के वजीर थे और इस वक्त वो जेल में है। उन्होंने एक बात की कि हम अंदर और बाहर के मीर जाफर और मीर सादिक से टक्कर लेंगे। मैंने कहा आप टक्कर लें, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, लेकिन आज पहले आप और बाकी सारी सियासी जमातें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, कुरान पे हल्फ रखें और कहें कि आज के बाद हम गेट नंबर 4 का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। तो फिर किसी में जरूरत नहीं होगी आपके खिलाफ की साजिश करे। आप सब पॉलिटिकल पार्टीज का इशू ये होता है कि 5 साल हम लोग बूट पॉलिश करेंगे, 5 साल हुकूमत में रहेंगे, 5 साल जब ऑपोजिशन में जाएंगे तो हम लोग गद्दारी के छप्पे लगा देंगे। आज पॉलिटिशियंस को बड़ेपन का मुझे बताएं, जनरल जिलानी साहब नहीं गए थे मियां साहब के पास, मियां साहब गए थे जनरल जिलानी के दफ्तर के बाहर, जाके इन्होंने दस्तक दी थी, फूलों के गुलदस्ते लेके गए थे। पाशा साहब नहीं गए थे कासिम के वालिद साहब के पास, ये गए थे पाशा साहब के पास। ज़ियाउल हक जो है वो चल के नहीं आए थे नवाज शरीफ के पास, नवाज शरीफ चल के गए थे वहां पे। जनरल अयूब नहीं गए थे भुट्टो के पास चल के, भुट्टो ने थोड़ी बहुत ख्वाहिश जाहिर की थी। तो ये एक तल्ख हकायक है हमारी सियासी तारीख के कि हम लोग खुद मदद तलब करते हैं। अब देखिए, मदद देने वाले ने 4-5 में से एक का फैसला करना होता है तो बाकी 4 रुस के बैठ जाते हैं। यही हाल बलूचिस्तान की है जो हम अभी देख के आए कि जो सरदार हुकूमत में है तो पाकिस्तान जिंदाबाद है, अगर वो अपोजिशन में होगा तो वो आजाद बलूचिस्तान है। तो सियालवी साहब, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहती हूँ इसी फ्लो से कंटिन्यू रहे, लेकिन मजबूरी है ब्रेक पे जाना। एक ब्रेक पे जाते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। फिर ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शहीद सियालवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शहीद सियालवी साहब, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वालों पे इल्ज़ामात की बात हो रही थी और आपकी बात जो आप कर रहे हैं उसके तहत वो खुद नहीं आते हैं, उनके पास जाया जाता है। कंटिन्यू कीजिएगा इसको। ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं यही बात आपसे अर्ज कर रहा था। बलूचिस्तान में अभी हम 2 हफ्ते रह के आए। जो मैंने वहां पर देखा, जो सरदार हुकूमत में है उसके लिए पाक फौज जिंदाबाद है, जो सरदार ऑपोजिशन में है उसके लिए मुर्दाबाद है। ये इतने मजे से जी रहे हैं यहाँ के ट्राइबल एल्डर्स। आम आदमी, आम बलोच बेचारा रगड़ा खा रहा है, आम एफसी वाला बेचारा रगड़ा खा रहा है, आम बेचारा फौजी सिपाही लेविस फोर्स अमन फोर्स वाला बेचारा रगड़ा खा रहा है। इनके सरदारों के तो शशके ही नहीं मुकते ना, या ये रॉ से खाएंगे या ये हमारे भाईजान से खाएंगे, भूखे कभी नहीं मरेंगे। अब इशू ये है, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं तो यही हमारे सियासतदानों का हाल है। यही हमारे सियासतदान शख्सियत थी जिन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, तब वो बिल्कुल जायज था सारा सिलसिला। बाद में वो उनके लिए बुरे हो गए थे। 4 साल तक वो उन्हें डिफेंड करते रहे। जब नवाज शरीफ के अगेंस्ट काम हो रहा था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सब कुछ जायज था। कसूर के एमएनएस को पकड़ के उनकी 10 साल पुरानी वीडियोस दिखाई जाती थी कि या तुम आजाद इलेक्शन लड़ोगे
या आप पीटीआई के टिकट पर लड़ोगे, नून के टिकट पर नहीं लड़ोगे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी वालों के साथ होता रहा, यही कुछ आज पीटीआई वालों के साथ हो रहा है। उस वक्त इमरान ये सर आप नाम ले सकते हैं सर, हम पे पाबंदी हो गई है। अच्छा हम ले सकते हैं। अच्छा, उस वक्त इमरान खान साहब सॉरी अगर ये फैसला कर लेते कि बाजवा साहब हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें मांगे तांगे की अलीम खान वाली, जहांगीर तरीन के जहाज वाली और आपके लोकल सूबेदार साहब वाली जो जबरदस्ती की हुकूमत वो एमएनए काबू करके हमारे पास बिठा देते, वो नहीं चाहिए। अब वी विल वेट फॉर 5 अनदर ईयर्स और हम इलेक्टेबल्स नहीं लेंगे। हम लोग 5 साल इंतजार कर लेंगे मजीद ऑपोजिशन में रह के। तो आज खान अगर किसी दरख्त को भी खड़ा करता तो वो जीतने के काबिल होता। मसला ये है जब आप मांगे तांगे की हुकूमत बनाते हैं, आप खैराती हुकूमत बनाते हैं तो यू स्टैंड नोवेयर। फिर एमक्यूएम आपको 3 सीटों के साथ सारी जिंदगी ब्लैकमेल करेगी, चौधरी आपको 4 सीटें 5 सीटें लेके सारी जिंदगी ब्लैकमेल करेंगे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, 1 हफ्ते में बनने वाली सियासी जमात जिसके बंदे को पता भी नहीं है कि उसका हल्का कौन सा है, वो असेंबली में आके अपना हल्का भूल जाता है कि मैं कहां से जीता हूं और किस तरह जीता हूं, ये सिर्फ उसे पता है। सर वो तो हालात हम स्क्रीन पे कह भी नहीं सकते। वो जो बलूचिस्तान में हम देख के आए हैं कि वो आप जहनी मयार क्या है उन लोगों का जो कि संभाल के बैठे हुए चीज़ों को, बड़ा अजीब सा एक सिनेरियो है। लेकिन अगर इसी पे इतनी आप तनकीद कर रहे हैं तो फिर वो बाप पार्टी जो आप कह रहे हैं जनाब ये भी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो भी बनाने वाले कौन है ये भी सोचना चाहिए। शहीर साहब मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आती हूँ और उसके बाद पंजाब की पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। मेरे साथ सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। यासीन आज़ाद साहब, जो अभी जो सिनेरियो है, मैं बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं पूछूंगी आपसे, आपकी पार्टी को आप अगले इलेक्शन में कहाँ देखते हैं? देखें तो जहाँ तक हमारी पार्टी का तल्लक है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त सबसे बेहतर पोजीशन में समझता हूँ। और मेरे हिसाब से आपने देख लें कि 2018 से लेकर जो कुछ मुस्लिम लीग के साथ हुआ, तो आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को छोड़ के इधर उधर नहीं गया, बल्कि मेजॉरिटी ने जिनको अरेस्ट किया गया, नैब के केसेस में किया गया, किसी ने 15 महीने जेल देखी, किसी ने 22 महीने देखी, किसी ने कुछ देखा। और मियां नवाज शरीफ ने आपने देखा होगा कि जेल के अंदर उनकी मौजूदगी में उनकी बेटी को गिरफ्तार करके लेके गए। वो एक अपनी जगह एक लंबी दास्तान है जिसको मैं नहीं पढ़ना चाहता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज भी पंजाब के अंदर वोट बैंक जो है अपनी जगह इंटैक्ट है, लेकिन जाहिर है कि इसका फैसला पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम ने करना है कि वो कौन सी पार्टी को वाज़ेह मैंडेट देकर असेंबली में भेजती है। ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम पर। लेकिन आपको पता होगा, याद है कि 2018 में इमरान खान साहब किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं जीते हुए थे, लेकिन ताकतवर लोग सामने आए, उनको इक़्तिदार में लेकर आए, जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल हुआ। आज वही जहांगीर तरीन जो 2018 में जो लोग पीटीआई के साथ गए थे, जहाज भरकर इस्तेगाम में पाकिस्तान में लेकर चला गया। तो इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है, स्पेशली मैं उसकी बात करता हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त सबसे बेहतर पोजीशन में है। लेकिन बाकी मामला जाहिर करता है 3 सूबों का। जाहिर है कि मैं आज भी कहता हूँ कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वाज़ेह अपोजिशन बलूचिस्तान में भी आ गई है सर। बलूचिस्तान में सरदार लोग हुकूमत बनाते हैं, पार्टियों से मुंसलिक जरूर होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जब हुकूमत बनती है तो वो अपनी वफादारियां तब्दीली करके कहीं भी चले जाते हैं। चूंकि सरदारी निज़ाम है वहाँ पे, तो मेजॉरिटी जो लोग इलेक्ट होकर आ जाते हैं वो बड़े बड़े सरदारी होते हैं। यासीन आज़ाद साहब, मुझे पता है कि आप जो है बड़ी क्रिटिकल जो है नज़र रखते हैं और आपका एक वसी तजर्बा है। ये सवाल मैं सिर्फ आप ही से पूछ सकती हूँ। ये जो हमारी फौज की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है कि जी हम पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको घसीटा जाता है हमेशा हर चीज़ में। दूसरी चीज़ें उन्होंने अभी 9 मई के वाक़े के बाद अपने घर में भी सबसे पहले झांक के सबसे पहले अपने लोगों को उन्होंने डिटेक्ट किया और उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख़ इस बात का तकाजा नहीं करती कि 2011, 2014 जो कुछ पहले होता रहा वहाँ से कार्रवाई शुरू की जाए
और 2010 के प्रोजेक्ट को लेते हुए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको भी सामने लाया जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? क्या कहते हैं आप? देखिए मैडम, बात यह है कि सियासी जमातें अपने मंशूर के साथ अवाम के पास जाते हैं और अपना मंशूर देते हैं। मेरी लाइफ में मैंने एक से एक मूवमेंट, MRD की मूवमेंट देखी है, PNA की मूवमेंट देखी है, सारी मूवमेंट देखी है, लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। आपने 9 मई को एक ऐसी तारीख को दोहराया कि आज हमारा पड़ोसी मुल्क ये बात कहता है कि हम पाकिस्तान को खराब करने के लिए अरबों रुपया खर्च करते थे लेकिन खराबी नहीं आती थी। लेकिन चंद दिनों के अंदर अंदर जो खराबी पाकिस्तान के अंदर हुई है उसका हम अपनी जिंदगी में तस्वर भी नहीं कर सकते थे। आप एक दूसरे को बुरा भला कहें, जमहूरी अंदाज के अंदर रह के बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जहाँ तक PTI का तल्लक है, उन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को जन्म दिया जिसके मुताबिक अगर मैं बयान करना शुरू करूंगा तो बड़ा लंबा वक्त है। लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ, 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह आपने जो है कोर्ट मंडल के बंगले में जाके जो कुछ एक्शन किया, GHQ के अंदर किया, हमें मालूम के उस मुजस्मे ने क्या सर मैं इन तमाम मामलात को मानती हूँ और मुझे लगता है कि वाकई ये ऐसी चीज़ है कि जो तारीख में भी हम इससे बुरी बात नहीं हो सकती थी जो कुछ हुआ है। लेकिन मेरा आपसे वन लाइनर आप मुझे आंसर दे दें। वो लोग जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को क्या आप छुट्टी पे चले जाएं, या वो लोग जो कि D चौक धरने में साथ थे, या वो लोग जो कि पार्लियामान पे हमला होता है तो उस वक्त भी वहाँ पे भी साथ दिया, पीछे बैक पे थे, आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया जाए और लोगों के नाम भी सामने लाया जाए ना, किसने किया था इतने साल? अगर पाकिस्तान इकोनॉमी को बुरा हुआ, पाकिस्तान की सियासत को बुरा हुआ, यहाँ तक कि हमारी अपनी आवाम को वर्गलाया गया, तो तमाम चीज़ें सामने आनी चाहिए ना सर। देखिए मैडम, बात यह है कि पाकिस्तान में माशी हालात तो खराब थे, पॉलिटिकल कल्चर भी तबाह बर्बाद था, पर आपके दौर में किसी आज तक हमारी सबसे बड़ी अदलिया भी दोस्तों में बुरी तरह से तकसीम है। ये बातें अपनी जगह पे। मैं इदारों के मतलब सिर्फ एक बात कहता हूँ कि हमारे आइन के अंदर तमाम आइनी इदारों की अपनी हदूद मुकर्रर की गई हैं, अपने हदूद के अंदर रह के काम करें तो खराबी नहीं होगी। मैं आज भी ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरों को पॉलिटिकल मामला कोर्ट में नहीं लेके जाने चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करना चाहिए अगर आप मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं। मैं आज भी एक बात कहता हूँ कि हमारे तमाम इदारों को पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपनी अना की जंग नहीं लड़नी चाहिए, पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक लड़नी चाहिए। क्योंकि हम अगर अपने इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान को मजबूत नहीं करेंगे, आज जो सूरत पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम की है उस पर जितनी भी तशवीश की जाए वो कम है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की ये जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को माशी तबाही से बचाने के लिए तमाम सियासतदान अगर इस मिलजुल कर काम करें और माशी तौर पर पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाएं तो मेरे ख्याल में हमारे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम हमेशा कर्जों पे डिपेंड करते हैं, IMF दे देता है, चाइना दे देता है, सऊदी अरब दे देता है। ये हमारे मसले का परमानेंट हल नहीं है, हमें परमानेंट हल निकालना पड़ेगा और परमानेंट हल कौन करेंगे? पाकिस्तान के तमाम सियासतदान मिलकर करेंगे। अब आप ये बता दें कि इमरान खान साहब के 3.5 साल हुकूमत में जब लब्बैक वालों की बारी आई, जिस अंदाज पे आपने उन पर लाठीचार्ज किया, उनको मारा पीटा, उनके लोगों को गिरफ्तार किया, उनके सीने पे गोलियां मारी, उनकी पार्टी को बैन करने की कोई भरपूर कोशिश की और बाद में कंप्रोमाइज किया। दुनिया जानती है कि 2018 में इमरान साहब को जो है ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। आज भी शायद जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब जब चीफ ऑफ आर्मी साहब बने तो शायद इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन इमरान खान साहब ने 9 तारीख के बाद जो सूरत पैदा की है, आज एक दफा फिर एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा मजबूत इदारे के तौर पर सामने आ रही है। मैं अब ये कहता हूँ कि जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, PTI का कोई पॉलिटिकल कैरियर मुझे आइंदा इलेक्शन में नजर नहीं आता। 5 साल मुकम्मल होने के बाद अगर उनका कोई रास्ता बनता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज मुमकिन है। बदकिस्मती ये है कि हम हर आदमी अपनी अपनी पार्टियों का ब्रीफ होल्ड करता है
मैं जहाँ मेरी पार्टी अगर कोई गलत बात है, आपको पता है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन की बारी आई तो हमारे इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन तक कहा कि कानून और आइन इजाजत नहीं देता, हम कौन से कानून और आइन के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दें। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के टाइम दिया, पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने और अपोजिशन सब ने मिलकर जनरल बाजवा को वोट दिया और उनको एक्सटेंशन दी। मैं एक्सटेंशन के हक में बिल्कुल नहीं था। मैं आज भी कहता हूँ कि जब कोई आदमी अपनी मदद पूरी कर ले तो एक्सटेंशन का जो कंसेप्ट है इसको खत्म करें। यासीन आजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, हम इतनी कवानीन में तब्दीली कर रहे हैं, आपको नहीं लगता पाकिस्तान के हक में अगर एक दफ़ा ये फैसला कर दिया जाए कि जो 3 साल की मुद्दत है इसको 5 साल ही कर देना आप, ताकि मसला ही खत्म हो एक्सटेंशंस का? या तो वजीर आजम जाता है या फिर हुकूमत पूरी नहीं होती है, ये सब सिलसिला चलता रहता है। देखें 1971 का इलेक्शन मैंने देखा, मैं उस वक्त स्टूडेंट था और मैंने एक कैंडिडेट के लिए उस वक्त काम भी किया था। 1971 के इलेक्शन के मुतालिक मैं ये कह सकता हूँ कि किसी आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, लेकिन उस वक्त की जो मेजॉरिटी पार्टी थी मुजीबुर रहमान की थी। अगर जमहूरी अंदाज में आप मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार देते थे तो पाकिस्तान कभी नहीं टूटता। हमने गलतियों पे गलतियां की और मैं एक बात कहता हूँ जो कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में जहाँ एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है वहाँ हमारी जुडिशरी का भी हाथ है। क्या हमारी जुडिशरी ने जब कभी भी कोई आदमी ताकत के बलबूते पे इक़्तिदार में आया तो किसी माशाल्लाह को गैर कानूनी डिक्लेयर किया? नहीं किया। एक भी माशाल्लाह को हमारी अदलिया का डिक्लेयर कर देती कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, कुछ शायद इस मुल्क में माशाल्लाह नहीं आता। आपका पड़ोसी, हमारा पड़ोसी मुल्क देख लें तो उनकी और हमारी आज़ादी का एक दिन का फर्क है। आज उनके इदारे कहाँ से कहाँ निकल गए। अभी एक छोटी सी बात मैं आपको बताने चाहता हूँ। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्राइम मिनिस्टर इंडिया को खत लिखा कि जजों की तादाद बढ़ाओ। जो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया वो सुने, वो क्या कहता है। उसने कहा आप करते क्या है, सुबह 9:30 बजे आपके कोर्ट में बैठते हैं, 11 बजे उठ जाते हैं, 11:30 जाते हैं, फिर 1 बजे उसके चले जाते हैं, टोटल 3.5 घंटे काम करते हैं। उसने कहा कि आप तो हमारी तरह 12 घंटे काम करना शुरू कर दें, हम आपको जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आज हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 17 तादाद है। पिछले 10 महीने से 2 सीटें खाली थी, एक किसी हद तक फिलअप करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सर, खला तो है। और मैं माजरा चाहती हूँ क्योंकि एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शहीद सियालवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और शहीद सियालवी साहब के पास जाने से पहले एक बात करती जाऊँ कि हमारी तारीख बुला देती है चीज़ों को। जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई वही हमारे पहले सिविल जो है वो डिक्टेटर भी डिक्लेयर्ड है और सदारती निज़ाम। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें मैं ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को कहूँगी कि थोड़ी सी तारीख पढ़ लें और अपनी तारीख से जो है सबक सीखा करें। शहीद सियालवी साहब, आपकी तरफ आते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट की बात की जा रही है, वक्त कम है हमारे पास। क्या लगता है आपको कि मसाइल हल हो सकते हैं जिस तरह से मुस्लिम लीग नून इस वक्त इकदाम कर रही है, ज़ाहिर सी बात है अपनी इमेज भी बेहतर करने के लिए? क्या नज़र आता है आपको? डॉक्टर, मैं आज़ाद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। मैं उन्हीं की बातों को, 2 बातें मुझे बहुत पसंद आई, उन्हीं को आगे बढ़ा रहा था। नंबर 1, 9 मई और उसमें जो तसादुम पैदा हुआ। एक चीज याद रखिएगा, मैं आज एस्टेब्लिशमेंट से भी कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि 2 भाइयों की जंग में हमेशा एक जीतता है, दूसरा हारता नहीं है। 2 भाइयों की जंग में अगर कोई हारता है तो वो माँ हार जाती है और वो माँ रियासत है पाकिस्तान। इस रियासत को बचाने के लिए हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। एंड नंबर 2, जो शेख मुजीबुर रहमान की बात हुई, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, या मैं मीडिया के जरिए पॉलिटिशियंस को कहता हूँ कि अब सरकारी सतह पे अपने बंगाली भाइयों से माफी मांग लेनी चाहिए। आज अपने तालीमी निसाब में अपनी गलती मुताला पाकिस्तान में तस्लीम कर लेनी चाहिए कि एक तरफ थी 80 सीटें, एक तरफ 161 के करीब सीटें थी और हमने 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाले को जूते की नोक पे रख के उसके इक़्तिदार को रोंद दिया था अपने पैरों तले और कह दिया था कि उधर तो बेहतर हम। अगर उस वक्त ये ना कहते तो आज हम 52% ऑफ पाकिस्तान खुद से जुदा होते, 41% ऑफ पाकिस्तान एक पूरा यूनिट उठा के परे फेंक दिया। हम तो भाई ले पालक के पाकिस्तान में जी रहे हैं।
हमें तो बना बनाया मिला। मुस्लिम लीग के बानी कौन थे? वो बंगाली थे। तो हुसैन शहीद सरवर जैसी शख्सियात को गद्दार मिलत। मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन जीती वहां से। शहीद सियालवी साहब, बातें बहुत हैं और यकीनन हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास भी बहुत, लेकिन वक्त कम होता है हमारे पास। और जहाँ शहीद सियालवी साहब ने बात की, एडवोकेट साहब ने बात की, दोनों बातों में एक चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, नस्लों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी अगर तारीख को भुलाएंगे और याद नहीं रखेंगे अपनी गलतियों को, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मुताले पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मुझे ये बता दें कितने स्कूल है जो मुताले पाकिस्तान आप पढ़ा रहे हैं? आप तो सोशल स्टडीज़ पे आ गए, पाकिस्तान पढ़ाना भी आपने छोड़ दिया लोगों को। और अपनी तारीख कौन रकम कर रहा है? नहीं कर रहे आप। अपनी गलतियों से सीखें। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क में के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।